प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए, हम सबसे पहले बताए थे कि गोलीय दर्पण कहते किसे, तो उसमें ये बताए थे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है और उसके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। हम बताए थे अवतल दर्पण के बारे में कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए और उसके धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण हम बताए थे कि वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए और उसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम दर्पण लेते हैं। ठीक है। ये हम एक अवतल दर्पण लेने जा रहे हैं। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं कि पालिश कर दे रहे हैं। पालिश हो गया। ये मान लेते हैं कि एम है और इसका क्या है, एम है। ये द्वारा किसको कहा जाता है। अब देखिए, यह एक रेखा हो गई, यह पी हो गया, यह आपका सी हो गया। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र, यही वक्रता केंद्र होता है और इसके बारे में हम बताने जाते हैं कि वक्रता केंद्र कहते किसे हैं। तो देखिए, इसमें लिखे हैं कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का भाग होगा। ठीक है। और इस गोले का केंद्र होगा ना, इस हिसाब से हमको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित कर। देखिए, लिखे भी हैं कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं कि ध्रुव क्या होता है। देखिए, ये पी ही आपका क्या है, ध्रुव। इसके बारे में बताना तो क्या बताएंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है ना, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं और गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से ही ली जाती है। ये बात आपको याद रखना है। डेफिनेशन में लिखे, देख लीजिए इसमें कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, नोट में हम लिख दिए इसलिए कि दर्पण में कोई भी दूरी यदि हमें लेनी हो, अगर दर्पण में कोई भी दूरी हमें लेनी हो तो हम कहां से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। चाहे फोकस दूरी लेनी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या लेना हो, चाहे वस्तु की दूरी लेनी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी लेनी हो, जब लेंगे तब कहां से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे बात आता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए, यह आर होता है और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, अर्थात गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसी से दिखाते हैं, कैपिटल आर से। अब देखिए, इसमें आर बराबर क्या होता है कि आर जो होता है इस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उस फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता था। आर जो हमारा होगा ये 2f के बराबर होगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि वक्रता त्रिज्या जो हमारी होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है और फोकस दूरी जो होगी इस वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होगी। ये बात आपको याद रखना है। इसमें हम लिखे भी हैं कि r बराबर 2f। r बराबर 2f लिखने का मतलब क्या, ये वक्रता त्रिज्या जो है यह फोकस दूरी के दोगुने के बराबर है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आइए देखते हैं क्या है अक्ष।
अब बात करते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें आप बताएंगे कि वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा, ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, याद रखना है। वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि फोकस अथवा मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए, आपको क्या रखना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस अथवा मुख्य फोकस करते। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आ रही है, ये आपतित किरण हो गई, ये बताइए ये परावर्तित होगी, ये बताइए यहाँ पे काट दी कि नहीं काट दी है? काट रही है। यह बिंदु ही क्या कहलाएगा? आपका फोकस अथवा मुख्य फोकस कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लिखे हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। ये मान लीजिए उत्तर तो काट रही है, और उत्तर जब बनाएंगे तो क्या होगी? उसमें केवल प्रतीत होगी। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये उत्तर इस टाइप का होगा। ये क्या है आपका? ये मुख्य अक्ष हो गया। ये बताइए कि यहाँ पर क्या है आपका? सी है। मान देते हैं ये आपका ये भी क्या हो गई? वस्तु हो गई। यहाँ से प्रकाश जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी ना। ये बताइए अगर इसको हम कल्पना ही नहीं करेंगे, ये केवल यहाँ प्रतीत हो रहा, यही क्या है आपका? फोकस। हम क्या कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। देखिए, ये ध्रुव है और मुख्य फोकस या फोकस है, इसके बीच की जो दूरी होगी स्मॉल एफ। क्या याद रखना है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात याद रखना है कि इसके लिए एफ का मान माइनस होगा और इसके लिए एफ का मान प्लस होगा। अर्थात उत्तल दर्पण की, ये उत्तल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें पहले अवतल लिखा है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ये उत्तल है, इसका धनात्मक होगा, ये अवतल है, इसका ऋणात्मक होगा। दूसरा बात आपको याद रखना है, यह फोकस दूरी जो होती है यह वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि मुख्य फोकस जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है, जिसके कारण फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अर्थात एक बराबर r/2 होता है और इसमें r जो होता है ये 2f के बराबर होता है। ये बात याद रखना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस की
फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या है तो देखा जाए। अब बात करते हैं कि अभिलंब क्या है। तो देखिए ये हम ग्राफ जो बनाए हैं इसमें लिखे क्या नाम कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। देखिए मान लेते हैं कि ये है और इसको मिलाने वाली रेखा क्या है, ये है, यही आपकी क्या होगी, ये आपका अभिलंब है। क्या है ये, इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या याद रखना है कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण ये बिंदु है ना, बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। इस बिंदु पर क्या है, ये अभिलंब है। जब ये अभिलंब होगी तो यह कोण आपका आई का और यह कोण क्या है, आर का है। तो आई और आर दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि यह कोण और यह कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये बताइए जब ये आपका आई है तो एकांतर कोण जितना ये इतना ये होगा, ये भी आपका आई होगा। आइए बताइए कि जब आई के बराबर आर होता है, आपने पढ़ा होगा कि आई के बराबर आर होता है, ये बताइए आई और आर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, बराबर हो गए ना, यह कोण भी आपका बदल जाएगा। छोटी और चीज आगे हम देखेंगे। लेकिन हमको याद क्या रखना है, हम ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखिए ये हम जो लिखे एम, ये परावर्तक पृष्ठ है इसका, ये पूरा का पूरा इसको द्वारक बोलेंगे। एम और एम ये पूरा क्या है, आपका द्वारक है। हम क्या करें, दर्पण के परावर्तक तल, ये पूरा का पूरा एम क्या है, परावर्तक तल है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, इसका जो व्यास होगा डायामीटर, ये होगा पूरा। यही कह रहा है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसमें एम और एल क्या है, आपका पूरा ये द्वारक है। याद रखिएगा, छोटी छोटी डिफिनेशन है। अब फोकस तल की बात हो रही है, तो देखिए फोकस तल की बात हो रही है। तो देखो ये आपका मुख्य फोकस है। ये बताइए यहां से हम क्या करेंगे, लंब डाल ले। ये लंब जब डाल देंगे, या हम मान लेते हैं कि इधर हम ग्राफ बना दें, जैसे मान ले कि ये हमारा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, फोकस तल की बात हो रही है। यह हमारा क्या हो गया, सी हो गया, यह हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, हम फोकस तल की बात कर रहे हैं। तो देखिए फोकस तल हम क्या लिखे हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस यही है आपका, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, इसका अभिलंबवत ये होगा, ये लंब है, इसको F1 बोल दे और इसको F2 बोल दे। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ये अभिलंबवत है, इसके डाले गए लंब को फोकस तल कहते हैं। पूरा हुआ। पहले हम बात किए हैं विलंब, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। दूसरा हम दर्पण का द्वारक है। दर्पण के द्वारक में क्या बताया कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तीसरा हम इसमें क्या बताया, फोकस तल, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष के अभिलंब डाले गए लंब को फोकस तल कहते हैं। इसे F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हुआ। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम इसको मिटाएंगे और लिखेंगे आप प्रतिबिंब। और हम बात करते हैं कि वस्तु किसे कहते हैं। देखिए हम मना है, इसको वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं,
वस्तु। अब इसको वस्तु कैसे कर दिए? यह आपतित किरण है, ये भी आपकी आपतित किरण है। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को, देखिए इसके कटान बिंदु ये है, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं और वस्तु की लंबाई को O से या H से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं कि आपतित किरणों की आने वाली किरण है, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, वस्तु की लंबाई को O से या H से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आता है कि O से क्यों? O का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, इसलिए O से ही दिखाते हैं मैक्सिमम। क्या बताएं कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, वस्तु की लंबाई को O से या H से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात आती है कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं? इमेज। तो आपको बताना है कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये परावर्तित किरण है, ये भी आपकी क्या है? परावर्तित किरण। ये कटान बिंदु है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। याद रखिएगा, परावर्तित किरण ये भी है, परावर्तित किरण ये भी है। तो क्या कर रहे हैं हम कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को I से या H डैश से प्रदर्शित करते हैं। I का मतलब क्या? इमेज होता है, इसलिए I से ही ज्यादा दिखाया जाता है। याद रखेंगे, I या H डैश लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या है? वो प्रतिबिंब की लंबाई दी है। यदि O लिखा हो या H लिखा, उसका मतलब क्या है कि वह वस्तु की लंबाई है। याद रहेगा कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहेंगे, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी सब हम आप सभी को बता दिए। अब आगे चलेंगे किसमें कितनी दूरी पे फोकस दूरी है, कितनी कैसे दिखाते हैं, चिन्ह परिपाटी हम बताएंगे सीधा सीधा। चिन्ह परिपाटी के बाद आपको हम बताएंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।